तो देखिए आज करेंगे कंडीशन फॉर फेज इक्विलिब्रियम फॉर मल्टी कंपोनेंट सिस्टम। तो देखिए एक मल्टी कंपोनेंट सिस्टम में आपका एक से ज़्यादा फेज भी हो सकते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो करता है। जैसे कि आपका क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, लिख देती हूँ, जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकेंड आता है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड आता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन आपके हैं जो हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए, तो थर्मल इक्विलिब्रियम आपका ऐसी एक स्टेट होती है जिसपे जो टेम्परेचर है वो सभी फेसेस पे सेम रहता है। अदरवाइज आपकी जो हीट है वो फ्लो करेगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो हम ये भी बोल सकते हैं, मतलब सेम होगी फेज में, हर एक फेज में। तो चलिए यहाँ पर कंसिडर करते एक सिस्टम हैविंग टू फेजेस ए बी एट टेम्परेचर TA TB रिस्पेक्टिवली, और SB हमने उनकी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम या फिर फेसेस हमने ले ली है। तो सपोज कीजिए जो DQ है यहाँ पर, ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज एट इक्विलिब्रियम आ गया। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ अ फेज ए क्या है आपका, DS इज इक्वल टू माइनस DQ बाय TA। ये आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। एंट्रोपी क्या होती है, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है आपका, चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय में आपका टेम्परेचर, और वो भी माइनस में। तो इस तरह से आपके जो एंट्रोपी चेंज है फेज बी का वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं इस तरह से, तो एक साइड पे माइनस होगा और दूसरी साइड पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये नहीं कन्फ्यूज होना कि एक पे क्यों और एक पे क्यों नहीं है। तो टोटल एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो क्या है आपकी, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो इस तरह से फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, एक सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो चेंज है एंट्रोपी में वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से आपके ये क्या होगी, जीरो होगी, और ये भी आपकी जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, जो चेंज इन हीट बाय में टेम्परेचर ए के लिए और जो चेंज इन हीट बाय टेम्परेचर बी के लिए जो है आपका ये सेम है। यहाँ से क्या हो गया, जो TA है वो TB के इक्वल आपका आ गया। तो इसमें हमें क्या पता लगा कि अगर हम दो फेज भी ले लेते हैं तो उसका टेम्परेचर फिर भी हर एक फेज पर क्या रहता है, उस सिस्टम का सेम रहता है। तो ऐसा सिस्टम क्या होता है आपका, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। अब देखिए आगे आता है नेक्स्ट आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि जितने भी आपके फेज हैं एक सिस्टम के, उन पर सब पर क्या हो, सेम प्रेशर हो। जो वॉल्यूम है वन फेज की, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं तो अदर फेज की क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए आपकी। तो ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, मैं इसको बताती हूँ एक बार। मान लीजिए ये आपका एक सिस्टम मैं ले रही हूँ, ये इस तरह से आपका A हो गया, सिस्टम B हो गया आपका। इस पे मैंने क्या लगा दिया, आपका पिस्टन लगा दिया मैंने यहाँ पर, और इस पे यहाँ पर इस तरह से आपका सॉल्यूशन लगा दिया, मतलब एक तरीके से एक स्पेस दे दिया मैंने। तो अगर मैं इस पर प्रेशर डालती हूँ तो ये क्या जाएगा आपका, ये मान लो यहाँ तक आ गया, तो इसमें जो लेवल है वो यहाँ तक राइज करेगा आपका, ठीक है। या तो इसको सिंपल ले लो आप, इसको भी मत लो, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक राइज कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर आप इस पर कितना प्रेशर पाओगे तो वो इस पर भी नजर आएगा, अगर आप इस पर पाओगे तो वो इस पर क्या आ जाएगा, अगर आप इस पर पाओगे फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो पानी यहाँ तक गया था ये भी यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रेशर है वो क्या रहता है, दोनों पे आपका सेम रहता है। अगर एक पे डालोगे तो दूसरे पे भी इफेक्ट आपका नजर आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर भी इसी तरह से सपोज किया गया है आपका AB आपका इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हम वॉल्यूम ऑफ वन फेज इंक्रीज करते हैं DV से, एज अ रिजल्ट जो B फेज है उसका क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। तो PA PB हमने प्रेशर ले लिया फेज AB का रिस्पेक्टिवली। तो चेंज इन वर्क फंक्शन क्या आएगा, DA क्या होता है आपका, PA DV। ये आपका थर्मोडायनेमिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। एक जगह पे ना सारे के सारे थर्मोडायनेमिक फॉर्मूले आप लिख लो ताकि आपको पता चलता रहे कि कब क्या चीज़ कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पर चेंज इन वर्क फंक्शन ऑफ B में क्या आएगा, B में नेगेटिव आएगा। अगर एक में हमने दिया है तो दूसरे में तो ऊपर जाएगा ना इस तरह से, तो एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव आ गया आपका। तो इक्विलिब्रियम में चेंज इन एनर्जी आपका क्या आ गया, क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम में,
जीरो होता है आपका एक कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पर चेंज इन वर्क फंक्शन या फिर फ्री एनर्जी आपकी। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, डी ए प्लस डी बी कर दो आप, और यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से क्या पता लगा हमें कि पी ए इज इक्वल टू पी बी है, जितना आप प्रेशर उस पर डालोगे उतना ही आप दूसरे पर पाओगे। इसी तरह से आपका एक केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, आपका जो केमिकल पोटेंशियल है कंपोनेंट का वो सेम रहता है हर एक फेज पे। इसमें भी वही सारी की सारी चीज़ें हैं आपकी कि पूरा का पूरा डी जी आप किसके इक्वल लेकर चल रहे हो, डी जी ए प्लस डी जी बी के इक्वल लेकर चल रहे हो। और यहाँ पर इसका टू फेज में आपको आप ये इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, यानी क्या है आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस में वी टी पी प्लस म्यू वन, ये क्या था आपका केमिकल पोटेंशियल होता है आपका, अगर आपको याद हो तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए डी एन वन प्लस इस तरह से बी एन सो ऑन, अगर आपके अदर कंपोनेंट्स भी है तो आपके इस तरह से चलते रहेंगे। तो हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा डी टी और डी पी वो तो जीरो ही हो गया। तो ये वाली टर्म तो हमारी वैसे ही जीरो होगी, तो बची क्या हमारी ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म हमारी बची। तो देखिए अगर हमारा एक क्लोज सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे तो वो डी जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सिस्टम में आपका नेगेटिव साइन है और एक सिस्टम में पॉजिटिव साइन होएगा आपका। ये वाला जो नेगेटिव है ना आपका, ये क्या होएगा, एक पे नेगेटिव होएगा एक पे पॉजिटिव होएगा, क्योंकि अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम लेकर चल रहे हैं तो केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या है, जितना उसको दोगे उतना ही दूसरे पे असर नजर आएगा। अभी हमने दो केसेस ऊपर पढ़े तो आपको ये चीज़ समझ में तो आई गई होगी। तो देयरफॉर इस तरह से आपका ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो जीरो के इक्वल होने का क्या मतलब है, आपका केमिकल पोटेंशियल या फिर जो आपकी यहाँ पर ये चीज़ दी गई है म्यू ए वन, आपका म्यू वन बी दिया गया है, ये यहाँ से क्या आगे आपका इक्वल आ गए एक दूसरे के। अगर आपके मल्टीपल है सिस्टम तो आपके सारे के सारे इस तरह से चले जाते जाएंगे। तो ये आपका था केमिकल इक्विलिब्रियम। आगे हम पढ़ेंगे आपका थर्मोडायनामिक क्राइटेरिया फॉर टू फेज इक्विलिब्रियम फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम। तो चलिए इसमें कंसीडर करते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यहाँ पर किस में एग्जिस्ट कर रहा है, टू फेज इक्विलिब्रियम में, जैसे कि आपका लिक्विड वाटर वाटर पेपर के साथ, या आइस आपका लिक्विड वाटर के साथ, और आपका एक यहाँ पर बताया गया है सल्फर मोनोक्लिनिक किसके साथ, सल्फर रोम्बिक के साथ। तो ऐसे सिस्टम का जो क्राइटेरिया होता है फेज इक्विलिब्रियम का वो हमें कैसे ऑब्टेन होता है, सिंपली बाय फ्री एनर्जी। हम केमिकल पोटेंशियल की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। तो क्या करना है हमें, जब थोड़ा सा अमाउंट हम सब्सटेंस का ट्रांसफ़र करते हैं एक फेज से अनदर फेज पे, तो जो उसकी मोलर फ्री एनर्जी होती है वन फेज की वो डिक्रीज होती है और अदर फेज की क्या होती है, इंक्रीज होती है बाय इक्वल अमाउंट। तो इसका रिजल्ट नेट क्या रहता है आपका, जीरो रहता है। तो चेंज इन फ्री एनर्जी आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और जो उसका मोलर फ्री एनर्जी है फेज का, फेज वन का, वो हम क्या लेकर चल रहे हैं, जी वन लेकर चल रहे हैं। तो जो मोलर फ्री एनर्जी है फेज टू की वो क्या होगी, जी टू होगी। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, जी टू माइनस जी वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों का चेंज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितना बढ़ रहा है उतना घट रहा है। तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, जी वन इज इक्वल टू जी टू आ गया। तो एट ऑल गिवन टेम्परेचर प्रेशर पर आपके जो दो फेज है सिंगल कंपोनेंट के वो इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ, और उसकी जो मोलर फ्री एनर्जी है वो भी सेम होगी हर एक फेज के लिए। इसके बाद आपका आता है द गिब्स फेज रूल। ये किसने दिया था, जे डब्ल्यू गिब्स, यानी जे विलर्ड गिब्स ने दिया था। एक रिलेशनशिप किसके बीच में, नंबर ऑफ फेजेस के बीच में, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बीच में और एक नंबर ऑफ डिग्री के बीच में। तो इस तरह से इसका एक हेट्रोजीनियस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर ये फेज रूल है। ये क्या है आपका, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, ये मैथमेटिकली आपका प्रूवन है। तो ये जहाँ पर एप्लीकेबल होगा वो क्या होगा, आपका स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। तो इसकी डेरिवेशन फेज रूल की देखिए कैसे होती है। एक हम होमोजेनियस सिस्टम क्या करेंगे, लेंगे आपका, कंसीडर करेंगे। उसके फेज क्या होंगे आपके, मान लीजिए फेज आपके P1 से लेके Pn तक है और कंपोनेंट्स कितने C1 से Cx तक है। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, F है आपका किसी सिस्टम का, और वो क्या है आपका, गिवन बाय डिफरेंस टू द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सिस्टम एंड नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन दैम एट इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके क्या आगे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस में नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन
वेरिएबल्स एट इक्विलिब्रियम। तो इसका आपका जो डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है, कंपोनेंट ऑफ सी, सिस्टम ऑफ सी कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पी फेज, इस तरह से फेज आपके, और ये क्या आपके कंपोनेंट है। तो चलिए इसको करते हैं आगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन आपकी एट इक्विलिब्रियम ईच फेज हैज सेम टेम्परेचर, तो आपका क्या होगा, वन टेम्परेचर वेरिएबल होगा पूरे सिस्टम के लिए। और प्रेशर का क्या, प्रेशर भी आपका इसी तरह से हर एक फेज के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो क्या होगा, वन प्रेशर वेरिएबल होगा सारे सिस्टम के लिए। कंपोजिशन आपका किस तरह से होगा, सपोज करो आपके जो कंपोनेंट्स है वो ए और बी है एक सिंगल फेज के अंदर, तो उसका जो मोलर कंसंट्रेशन है वो ए की नोन है हमारे पास, और जो बी की है वो सिंपली हमने ऑब्टेन करती हैं बाय डिफरेंस। तो यहाँ पर हम सिंगल फेज दो कंपोनेंट का किस तरह से आपका डिफाइन कर सकते हैं, बाय वन कंसंट्रेशन टर्म। सिमिलरली एक सिंगल फेज आपका जो कि थ्री कंपोनेंट्स को डिफाइन कर रहा है, किस तरह से, जब आपकी जो कंसंट्रेशन है दो कंपोनेंट की वो क्या हो, गिवन हो। हेंस अ सिंगल फेज कंटेनिंग सी कंपोनेंट्स कैन बी डिफाइंड बाय C-1 कंसंट्रेशन टर्म। तो इस तरह से आपकी ईच फेज के लिए जो कंपोजिशन वेरिएबल है वो क्या होगा, C-1 होगा। दस P फेज हैव टोटल कंपोजिशन वेरिएबल कितना होगा, P इंटू में C-1। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके P इंटू में C-1, एक टेम्परेचर के लिए, एक प्रेशर के लिए, तो आपका क्या बन गए, P इंटू में C-1 प्लस 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एट इक्विलिब्रियम किस तरह से हम करेंगे, ये यहीं तक था आपका। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, जो केमिकल पोटेंशियल है एक कंपोनेंट का वो सेम होता है हर एक फेज पे। जब आपका सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो हम कंसीडर करेंगे एक सिस्टम जिसमें ith कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है तीन फेजेस में ए बी सी में, तो हम उनको किस तरह से लिख सकते हैं, ये तीनों क्या होंगे, आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो ये इस तरह से लिखे जा सकते हैं। और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी के इक्वल है या फिर ए सी के इक्वल है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, आपके थ्री फेजेस हैं और टू इक्वेशन हमने ले ली इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप की, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके ईच कंपोनेंट के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर पी क्या है, फेजेस हैं आपके, नंबर ऑफ सच रिलेशंस क्या हो गए, P-1 हर एक कंपोनेंट के लिए। तो सी कंपोनेंट के लिए रिलेशनशिप क्या है आपका, C इंटू में P-1, द नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम C इंटू में P-1, ये आपको बता दिया है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम F किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एट इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से नंबर, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, P इंटू में C-1 प्लस 2, और आपका नंबर ऑफ रिलेशनशिप आपका क्या आ गया, ये यहाँ से आ गया, ये इसको यहाँ पर पुट कर दो और इनको सॉल्व कर दो, F इज इक्वल टू C-V, ये आपका क्या आ गया, गिब्स फेज रूल आपका यहाँ से आ गया। अब देखिए जो ये वाली टर्म थी, ये वाली यहाँ से आई है, ये जो भी हमने करी थी, और आपकी नंबर ऑफ रिलेशन जब हमने निकाले वो कितने आए, C इंटू में P-1 आपके यहाँ से आए। यहाँ पर आपका 2 किस लिए आया था, एक टेम्परेचर और प्रेशर के लिए हमने यहाँ पर लेकर चले थे दोनों क्वांटिटी कंपोजिशन में, तो यहाँ पर आपका P इंटू में C-1 प्लस 2 आया था। पर यहाँ पर ईच कंपोनेंट के लिए जो हम लेकर चल रहे हैं वो थ्रू आउट सेम है आपका, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, C इंटू में P-1 आ गया आपका। यहाँ पर आपको दूसरा और कोई वेरिएबल नहीं लेकर चल रहे हैं हम, तो यहाँ से आपका ये गिब्स फेज रूल बन जाता है। इसके आगे कुछ आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप ट्राई करेंगे सारे के सारे। ये देखिए दो न्यूमेरिकल हैं, ये आप ट्राई करेंगे। आगे आता है आपका फेज डायग्राम्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा डेफिनेशन आती है एक नंबर पे इस वाले चैप्टर से, तो वो प्लीज़ करके जाएं। और जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं जो बड़े वाले होते हैं वो यहाँ से बनते हैं आपके, वन कंपोनेंट सिस्टम हो गया, टू कंपोनेंट सिस्टम हो गया। तो फेज डायग्राम आपके यहाँ से हम डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है, एक प्लॉट होता है कुछ कंडीशंस के साथ इक्विलिब्रियम की, किसके बीच में, फेजेस के बीच में एक सिस्टम के। क्या है ये, बहुत सारे फेज अगर हम एक सिस्टम के ले लेते हैं, जो उसमें जो कंडीशन लगती है इक्विलिब्रियम की, उनके बीच में जो प्लॉट होता है वो हमारा क्या होता है, फेज डायग्राम होता है आपका। तो जो आपके डायग्राम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ लाइंस भी होती है, एरियाज भी होते हैं, ट्रिपल पॉइंट भी होते हैं। तो इस तरह से फेज डायग्राम आपका
जो हम कुछ सिस्टम का है वो पढ़ेंगे। जैसे कि आपका वन कंपोनेंट सिस्टम हो गया यहाँ पे। वन कंपोनेंट सिस्टम में आपका एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल। तो वन कंपोनेंट सिस्टम में क्या है, अकॉर्डिंग टू फेज रूल द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम आपका क्या है, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। और वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए C इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, 3 माइनस P आ गया। यहाँ से इक्वेशन में रख दीजिए, आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो केस 1 में जब हमारे पास क्या है, व्हेन देयर इज ओनली वन फेज, तो वन फेज में आपका क्या आएगा, P की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका, ये 2 आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अभी तो आपका ये आया था, तो इसमें पुट कर दे। अगर हम सिर्फ वन फेज की बात कर रहे हैं तो P इक्वल टू 1, तो ये आपके जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपकी वो क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस तरह से सिस्टम क्या हो गया, बाई वेरिएंट हो गया। सारे के सारे जो पीछे चीज़ें पड़ी थी वही है सारे के सारे। तो completely it can be completely defined by specifying the two variables temperature and pressure. In this case both the temperature and pressure can be varied independently. तो इस तरह से ये सिंगल फेज रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय एन एरिया ऑफ पीटी ग्राफ। तो यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर के साथ हम लेकर चलेंगे। अब नंबर ऑफ केस 2 है आपका, तो 2 फेज के लिए आपका जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, P इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ से ये क्या गया, मोनो वेरिएंट आ गया। इसी तरह से आपका केस 3 कर लो आप। केस 3 में क्या आ गया आपका, इक्विलिब्रियम यहाँ से 0 आ गया, तो ये क्या होगा, नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट आ गया आपका इस तरह से। तो ये यहाँ पर क्या होता है आपका, इस सिस्टम में आपका एक पॉइंट नज़र आता है जिसे हम ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। चलिए करते हैं फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम में। आपका पहला आता है वाटर सिस्टम। तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो वाटर एग्जिस्ट करता है वो कैसे करता है, आपका लिक्विड फॉर्म में करता है, ठीक है, या फिर आपका आइस में करता है, वाटर फेज में करता है। तो इस तरह से ये आपकी वाटर सिस्टम की इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो यहाँ पर जितने भी फेसेस रिप्रेजेंट किए गए हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें क्या है आपका, वाटर है। तो कंपोनेंट क्या हुआ सिस्टम का, 1 हुआ आपका। तो वेरियस फेज आपके किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में, लिक्विड गैस के साथ, सॉलिड गैस के साथ, सॉलिड लिक्विड के साथ, लिक्विड गैस और सॉलिड एट वन पॉइंट आपका इस तरह से कर सकता है। अब देखिए सॉलिड से सीधा गैस में जब होता है, ये एक टर्म भी होती है इसके लिए, आप मुझे बताएंगे कौन सी टर्म होती है, ठीक है। The number of phases which can exist at any time depend on the condition of temperature and pressure. तो आपका पीटी डायग्राम जो है वाटर सिस्टम के लिए वो किस तरह से बनता है, देखो ये रहा, ये आपका फेज डायग्राम है वाटर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे सारी की सारी चीज़ें, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कर्व है OA वाला, ये वाला जो कर्व है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपका लिक्विड वाटर और वाटर वेपर जो है वो सेपरेट हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, जो इक्विलिब्रियम है वो किसके बीच में है, लिक्विड के बीच में और वेपर के बीच में। और इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर कर्व भी बोलते हैं, जो यहाँ पर आपका OA। इसके अबव जो है आपका, इस कर्व के अबव आपका क्या होता है, लिक्विड एग्जिस्ट करता है वाटर का, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। और इससे जो नीचे आपका एग्जिस्ट करता है वो वाटर वेपर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पर कर्व के आपके दो फेसेस, मतलब ये जो कर्व है आपका, इस पे आपके दोनों एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। तो आपका कर्व O से स्टार्ट होकर यहाँ पर आपका क्या है, देखिए इस कर्व पे तो आपके दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पे आपके स्टैंड आउट करते हैं, पर ये जो O पॉइंट है यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट होता है आपका, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट भी आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से होता है। तो जो कर्व के स्टार्टिंग का पॉइंट O है, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, और ये यहाँ कहाँ तक जाता है, ये A तक यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है। जो क्रिटिकल टेम्परेचर है यहाँ पर वो क्या है, 374 डिग्री सेल्सियस, और क्रिटिकल प्रेशर क्या है, 218 एटमॉस्फेरिक है आपका। तो जो आपका A है यहाँ पर, इस पॉइंट पर जो वाटर और लिक्विड फेज है वो क्या होता है, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक जाते जाते इस वेपर प्रेशर कर्व पर ये क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ आपका एक ही फेज होता है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाटर सिस्टम की, वो फेज रूल से क्या आती है, 1 आती है आपकी, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है।
तो देखिए, अगर इस कर्व की बात करें तो जैसे जैसे आप यहाँ पर जाते जाओगे, बिल्कुल पीक तक जाओगे, तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, वेपर फेज। अगर आप इस तरह से नीचे आते जाओगे, टेम्परेचर और प्रेशर को देखिए, ये किसके बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाओगे तो आपका जो लिक्विड फेज है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो जो सिस्टम है उसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए इस कर्व के अकॉर्डिंग हमें क्या रिक्वायर होता है कि हम जो टेम्परेचर है और प्रेशर है सिस्टम का, उस पर किस तरह से आपका वेपर और लिक्विड फेज कोएग्जिस्ट कर रहा है कर्व पे। जैसे जैसे कर्व से स्लाइड डाउन होते हैं ओ तक, और जैसे जैसे अबव आपका मतलब ए तक जाते हैं, तो ये किस तरह से काम करता है ये आपका यहाँ पर बताया गया है। तो एक वाटर सिस्टम ओ ए के अलोंग ये क्या है, यूनिवेरिएंट है, क्योंकि इसमें जो आपका फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो क्या आती है, 1 आती है आपकी। तो देखिए, जो आपका ओ ए कर्व है वो यूनिवेरिएंट होने की वजह से जो फेज रूल डिस्क्राइब होता है, स्लोप ऑफ द कर्व आपका क्या आता है, डीपी बाय डी आता है, जो कि पॉजिटिव होता है, जो कि इंडिकेट करता है वेपर प्रेशर एक वाटर के जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से आपकी ये वाली आ जाती है इक्वेशन, डीपी बाय में डी टी इज इक्वल टू डेल एच एफ बाय में टी इंटू में वी जी माइनस वी एस। आपका डेल एच एफ क्या है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, वी जी क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, और वी एस क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइस। तो आपका जो डेल एच है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो वी जी है वो ग्रेटर है वी एस से, यानी कि वी जी माइनस वी एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा आपका। तो इसलिए डी पी बाई में डी पी भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो ये इसका एक तरीके से रीजन था कि डी पी बाई डी टी आपका पॉजिटिव किस तरह से आया। आगे जो आपका कर्व ओ ए डैश है उसकी बात करेंगे, जो कि मेटास्टेबल कर्व वेपर प्रेशर कर्व है सुपर कूल्ड वाटर के लिए। तो यहाँ पर देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, इसको याद रखना, ओ और ए डैश की, इस कर्व की बात कर रहे हैं जो ट्रिपल पॉइंट से एक्सीड कर रहा है आपका। ये जो आपका ओ ए कर्व की, ओ ए डैश कर्व की बात की गई है, ये क्या बात की गई है कि आपका यहाँ पर जो लिक्विड होता है वो क्या है, सुपर कूल्ड की बात की गई है। द वाटर इज सेड टू बी सुपर कूल्ड एंड द कर्व ओ ए डैश रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सुपर कूल्ड वाटर। तो वो जो कर्व है आपका वो क्या है, वेपर प्रेशर कर्व है किसका, सुपर कूल्ड वाटर का। और इसको क्या बोलते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप मुझे मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम और ट्रू इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी कमेंट्स में बताएंगे। तो ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, लिक्विड वाटर और वेपर फेज के बीच में है। अगर एक स्मॉल क्रिस्टल आइस का अगर हम ऐड करते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड पे, तो जो आपका लिक्विड है वो एकदम से सॉलिडिफाइड हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है। और जो आपका ओ ए डैश जो कर्व है वो मर्ज हो जाता है ओ बी के साथ। तो देखो कौन सा है, ये देखो, ये ओ बी, यानी अगर यहाँ पर सुपर कूल्ड लिक्विड हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इस सुपर कूल्ड में अगर हम एक छोटा सा टाइनी टीनी सा पीस डाल देते हैं आइस का, तो ये क्या बन जाता है, ये ओ ए डैश और आपका ओ बी जो कर्व है ये दोनों मर्ज हो जाते हैं आपके। और आपने अभी देखा जो ओ ए डैश कर्व है आपका, वो ओ बी से अबव लाई करता है। उसका मतलब क्या है, जो वेपर प्रेशर है मेटास्टेबल सिस्टम का वो हाइयर है आपके स्टेबल सिस्टम से, ठीक है। मेटास्टेबल जो है आपका वो क्या है, हाइयर है स्टेबल सिस्टम से। तो इस तरह से ये आपका ओ ए डैश कर्व की बात की गई थी, सुपर कोल्ड वाटर की बात की गई थी। अब आपका कर्व ओ बी आपने कर्व अभी देख लिया है कि कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है, आपका सब्लिमेशन कर्व ऑफ आइस है। आप मुझे सब्लिमेशन बताएंगे कि क्या होता है। तो जो ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आइस और वेपर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है एट वेरियस टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे। तो अगर हम कर्व की बात करें जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है जो कि आपका टर्मिनेट कर रहा है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। इसका मतलब क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर जो वेपर फेज होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपका। इट शोज दैट as the temperature is lowered the vapor pressure of ice tends to be negligible।
तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर लोअर होता जाएगा, जो वेपर प्रेशर है आइस का वो नेग्लिजिबल होता जाएगा, क्योंकि आपका जो वेपर फेज है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और कर्व के साथ साथ एक आपकी वैल्यू जो है प्रेशर की टेम्परेचर के लिए दी जाएगी, या फिर आपके टेम्परेचर के लिए प्रेशर की टर्म वैल्यू दी जाएगी। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है ये क्या है, यूनिवेरिएंट है ओ बी के अलोंग। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से कर्व के अलोंग आपका सिस्टम किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर ओ बी का क्या है, यूनिवेरिएंट है आपका। तो इस तरह से फेज इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, 1। ये इस तरह से आपका यहाँ पर बता देंगे। तो यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर की क्लॉसियस-क्लैपियन रिएक्शन से आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन से आपका क्या हो जाएगा, वही सेम इक्वेशन आपकी इस तरह से, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव, और आपका पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई आपकी। अब हम बात करेंगे कर्व ओ सी की। तो जो मेल्टिंग पॉइंट कर्व है आइस का, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो जो ओ सी है वो क्या है, इंक्लाइंड है प्रेशर एक्सिस के पास। देखिए, देखते हैं एक बार, ये देखो आपका जो ओ सी जो कर्व है ये क्या है, एकदम से इंक्लाइंड है प्रेशर के पास। ये रहा प्रेशर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, तो यहाँ पर हमें क्या पता लगता है, जो इंक्लाइंड है प्रेशर की तरफ ओ सी का कर्व, ये स्लोप जो है कर्व ओ सी की वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। जो हमें क्या बताती है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका वो लोअर होगा अगर हम प्रेशर जो है वो इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो लोअर होता जाएगा। तो इस तरह से क्लॉसियस-क्लैपियन इक्वेशन से आपका क्या बन जाएगा, ये वही वाली इक्वेशन आपकी इस तरह से लिख दीजिए। तो इसकी जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव। आपकी नेगेटिव बाय में पॉजिटिव टर्म आपकी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। तो जो वॉल्यूम ऑफ आइस WS है वो क्या है, लेस देन है वाटर की वॉल्यूम से। देयरफॉर जो आपकी टर्म है जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो वो क्या है आपकी नेगेटिव है। तो आपकी जो dt/dp है वो नेगेटिव साइन लेकर चलती है। और ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट आइस का डिक्रीज होता है प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ। तो इस तरह से जो सिस्टम है वो भी क्या है आपका यूनिवेरिएंट है, और उसको भी इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एरियाज AOC, AOB एंड BOC। इसको भी देखते हैं। देखो कौन कौन से एरिया की बात की गई है, AOB ये वाला एरिया, AOC ये वाला एरिया, और BOC ये वाला एरिया, यानी ये 3 एरियाज की बात की गई है। देखिए अब इनको देखते हैं क्या बताया गया है। ये आपका बता रहा है कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जहां पर सिंगल फेज आपका एग्जिस्ट करता है आइस में, वाटर में और वेपर में। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए वाटर वेपर, वाटर, और ये वाला यहाँ पर क्या हो गया आपका सब्लिमेशन कर्व। यहाँ पर क्या है आपका आइस वाली फॉर्म में, आइस, वाटर और वाटर वेपर। तो इस तरह से आपका किस किस को शो कर रहा है, ये आपका बताया गया है। तो एरिया के अकॉर्डिंग बताया गया है, या तो मैंने वैसे बता दिया, सिंपल बता दिया, आप उस तरीके से देख लीजिए, या फिर इस चीज़ को पढ़ लीजिए। आप पढ़ भी सकते हैं अगर पढ़ना है तो। एक बार मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। जो आपका एरिया AOC है वो सिंगल फेज को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि वाटर है आपका लिक्विड। BOC किसको करेगा, आइस को करेगा। और जो आपका AOB है वो क्या करेगा, वाटर वेपर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से ये नेसेसरी हो जाता है कि हम टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को डिफाइन करें एक सिस्टम के एरिया में। तो जैसे कि एग्जांपल हमारे लिया गया कि AOB सिस्टम में, तो उसमें जो पॉइंट D आपका वो कम्प्लीटली डिफाइन करता है टेम्परेचर P1 और T1 को आर स्टेटेड। तो इस तरह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, 2 हो गई, टेम्परेचर और प्रेशर आपकी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बाई वेरिएंट आपका सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर इसका आप फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल दीजिए, वो भी निकल जाएंगे आपके इस तरह से। इसके बाद आपका बाईवेरिएंट सिस्टम तो आपका हो गया है। इसके बाद एक आता है आपका ट्रिपल पॉइंट। अब जो ये पॉइंट है O, ये आपका ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। अब ये ट्रिपल पॉइंट आपका क्या है, ट्रिपल पॉइंट एक फेज डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है वाटर सिस्टम के, कि इस पॉइंट पर आपके तीनों फेजेस सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, लाइक आइस, वाटर और आपका वाटर वेपर। ये एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में एक ही टाइम पर यहाँ पर।
तो ये जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये नॉन वेरिएंट सिस्टम है आपका, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई ईदर टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर दीज कंडीशंस, क्योंकि देर इज ओनली वन टेम्परेचर एंड वन पॉसिबल प्रेशर एट ऑल विच 3 phases कैन एग्जिस्ट टुगेदर इन अ सिस्टम। तो इस तरह से आपका ट्रिपल पॉइंट पर क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या होती हैं, 0 होती हैं। सिस्टम क्या होता है, नॉन वेरिएंट होता है आपका। और यहाँ पर 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने की वजह से यहाँ पर जो आपका ये है ये इस तरह से डिफाइन होता है कि कंपोनेंट और आपका c माइनस पी प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 3 प्लस 2, ये क्या आ गया, टोटल यहाँ पर 0 आ गया। ये बताया भी गया अकॉर्डिंग टू फेज रूल इक्वेशन आपका ये किस तरह से आया है वो भी यहाँ पर बताया गया है। कंपोनेंट आपका क्या है, 1 है कि आपका वाटर है ना, मेन तो चीज़ क्या है आपकी वाटर, या कंपोनेंट तो एक ही है आपका। उसके बाद p आपका क्या है, यहाँ पर आपके फेज कितने हैं इसके लिक्विड के, 3 है यहाँ पर, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 आ गया, ये यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। पिच भी अगर नहीं समझ में आया तो इसी तरीके से आपको देखना है कि कितने आपके उसमें कंपोनेंट आपका कितना है, कंपोनेंट तो आपका एक ही रहेगा, ठीक है। और बस फेज देख लीजिए कि किस तरह से आपको डिफाइन करने हैं, तो इस तरह से ये आपका ट्रिपल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके ये 2 छोटे छोटे से बिल्कुल आर्टिकल है, कुछ कंडीशंस हैं इफेक्ट के, टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम चेंज करते हैं तो किस तरह से फेज डायग्राम पे वाटर सिस्टम के आपके इफेक्ट आता है थोड़ा बहुत, तो ये आप पढ़ सकते हैं अपने आप थोड़ा सा। तो यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है, एक और लेक्चर इसका लगेगा वो लास्ट होगा है आपका, और उसके बाद ये वाला चैप्टर खत्म।